चलो, तो यही हमारा इस रोड मैप को रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग एक डाल दीजिए, एक टॉपिक है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, और इसके लैंड रिफॉर्म के 3 पार्ट हैं। एक संस्थागत पार्ट है, इसका इंस्टीट्यूशनल पार्ट है, ठीक है, संस्थागत भाग है। दूसरा इसमें बिहार है, बिहार में जो संस्थागत जो नए कुछ की हो रहे हैं, बिहार में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म इन बिहार। और नेक्स्ट होता है नए कानून। नए जो कानून हैं ये भी भूमि सुधार की प्रक्रिया का ही भाग है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब टाइम आ गया है कि पूरे देश में जब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, तो लाइवलीहुड से लेकर के लाइवलीहुड से चीज़ें बाहर निकले, और वो उसमें भले ही वो उसमें वो एम्प्लॉय के रूप में काम करे, लेकिन उसको किराया मिले, या तो पार्टनर के रूप में रहे। एफपीओ बनेगा तो पार्टनर बन जाएगा, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बीपीओ बनेगा तो भी कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगा, मिलजुल करके खेती करना। सारे खेत का सारा मेड़ हटा दिया, हटा करके क्या किया, सब पूंजी लगा करके जिसकी जिस परसेंटेज में भागीदारी है लाभ में, उसको उस परसेंटेज में लाभ में हिस्सा उसको मिलेगा। ऐसा कर लिया, एफपीओ बना लिया, बीपीओ बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, ठीक है। या फिर अपने खेत को, पूरे एरिया के लोग क्या करें, अपने खेत को किसी कंपनी को दे दें, और वो कंपनी क्या करे कि भाई उनको इनपुट्स दें, आप खेती करिए, बेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उनको बताएं, और जो उत्पादन हो उसको वो खरीद ले। बीज भी वही दे, इनपुट सारा वही दे, और दे करके रेट फिक्स रहे कि भाई आप जो भी उत्पादन करेंगे वो। और दूसरा इसी में आता है एक ये भी तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। एक और मॉडल है कि आप खेती हमें दे दीजिए, आप हमारे खेत पर मजदूर बन जाइए, हमारा एम्प्लॉय बन जाइए, एम्प्लॉय बन करके खेत पे काम करिए। तो इस मॉडल में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उस कंपनी की ज़्यादा है। भाई आपने खेत किराए पर दे दिया, चाहे खेत में बाढ़ आए चाहे सूखा आए, आपको आपका किराया मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला मॉडल है कि भाई इनपुट सारा हम देंगे, प्रैक्टिसेस सब हम बताएंगे, आपका उत्पाद हम खरीद लेंगे, लेकिन उसके लिए उत्पाद होना जरूरी है। बीच में अगर दह गया बह गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी होती है फार्मर्स की, अब कम से कम है। अब विशेषकर क्लाइमेट चेंजेस में गांव में भी लोगों को पता है कि जो जब मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो जो ये कहा जाने कि इरेटिक जो रेन होता है, या कई बार हेलस्ट्रोम वगैरह जो आते हैं, एकदम खड़ी गेहूं की फसल है और पता चला कि आंधी तूफान ओला पड़ा, सब ले दे करके गेहूं को तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो अब ये किसान के साथ ये जोखिम उठाने की क्षमता उसकी कम होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक मॉडल ये भी है कि भाई आप अपना खेत ही हमें लीज पर दे दीजिए, 10 साल 20 साल 15 साल, उसमें हम कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाएंगे, कोई आपके खेत के ऊपर हम लोन नहीं लेंगे। और नीति आयोग द्वारा इसके लिए मॉडलिटी भी हो रही है। भाई सबसे बड़ी बात है, जो खेत वाला है उसको लोन मिलेगा, लेकिन खेत वाला तो खेती कर नहीं रहा है, वो खेत तो किसी और ने ले लिया, बटाई पर खेती कर रहा है, नहीं उसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया, उसकी खेती कर रहा है। तो अब यहाँ तो अगर कोई नियम, कोई मॉडलिटी नहीं आएगी, तो पता लगे जो बटाई पर खेती कर रहा है वो इस खेत पर लोन ले लेगा, और 4 दिन, मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद खेत को छोड़ दिया, तो बैंक वाले तो खेत पर आएंगे लोन अपने रिकवर करने के लिए, तो पता लगे फंस जाएगा मामला। तो ऐसी स्थिति में नीति आयोग को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसा मॉडलिटी बनाए जिससे कि बटाई पर खेती करने वाले लोगों को भी लोन मिले, और उसकी जवाबदेही, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी हो, वो लैंड ऑनर के सिर पे ना जाए। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, ये जितने बटाई पर खेती करने वाले लोग हैं उनके साथ जो कैपिटल की समस्या होती है वो समस्या दूर हो जाएगी। उनका भी किसान कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, उनके लिए भी जो क्रेडिट सबवेंशन जो स्कीम है, जिसमें कि अगर आप लिए गए कर्ज को समय से वापस कर देते हैं तो 3% की आपको सब्सिडी दी जाएगी, ये सब लाभ उसको भी मिलेगा, और इससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसमें तो 3 पार्ट में है ये लैंड रिफॉर्म में, संस्थागत भाग, बिहार में भूमि सुधार, और नए कानून, जो नया अभी कानून आया है। इसके पहले भी 2013 में एक कानून आया था यूपीए सरकार के दौरान, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, और पूरा लंबा चौड़ा नाम है, 2-3 लाइन का वो मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी का। और उसमें था कि भाई गांव में या शहरों में, आजकल गांव में कितना कि सौभाग्य की बात हो गई है, किसी के खेत से अगर पाइपलाइन जा रहा हो गैस का, कि किसी के खेत से हाईवे गुजर रहा हो, तो गांव में विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है ये, मेरा खेत मेरा खेत मेरा खेत। क्यों? क्योंकि गांव में जो औसत मार्केट वैल्यू है उसका 4 गुना मिलता है प्राइस, ठीक है। और कानून का यही उद्देश्य था कि लोगों को इस बात के लिए, पहले क्या होता था कि कंपनियां जमीन अधिग्रहित करती थीं
और क्या करते थे किसान, किसान जमीन नहीं देते थे। जैसे सिंगूर में, नंदीग्राम में कितना मारामारी हुआ, बाद में फाइनली टाटा को अपनी कंपनी, चाहे सलीम इंडस्ट्री था उसको अपनी कंपनी वापस लेनी पड़ी वहां से, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो मारामारी गांव में हो रहा है। भाई एक भाई का खेत, एक भाई मौखिक बंटवारा हुआ, एक भाई के खेत से हाईवे गुजर रहा है और दूसरे भाई का खेत ज्यादा अच्छा वाला था जो दूसरे छोर पे है। तो अब क्या हो रहा है, नहीं नहीं हमारा बंटवारा नहीं हुआ है। माने अब नाउ फार्मर्स इनकरेज टू सेल देयर, माने लैंड मार्केट भी एक डेवलप हो गया। आज लोग अपने जमीन देने के लिए उत्साहित हैं। और इसलिए देखिए पिछले दिनों में कोई भी लैंड एक्विजिशन हो रहा है तो कई सिंगूर जैसा या भट्टा परसौल जैसा, अलीगढ़ वगैरह में जो घटनाएं हुई थी, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं 2013 के उस कानून के बाद। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो औसत मार्केट रेट है उससे 4 गुना, और शहरी क्षेत्रों में जो औसत मार्केट रेट है, एवरेज मार्केट रेट है, उससे 2 गुना प्राइस मिलता है। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि किसान अपनी तरफ से ही अपना जमीन देने के लिए आगे बढ़ गए, ठीक है। तो औद्योगिक जो पब्लिक सेक्टर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल बन रहा है, पीपीपी मॉडल का है, प्राइवेट है, उसके लिए जमीन की कोई कमी अब नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब बात इसमें आ रहा है। तो खैर, तो इसी में नए कानून का, ये भी नया कानून का ही एक भाग है। तो उसी में भूमि सुधार में एक लाइन लिखिए, देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत में जन कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज ए वेलफेयर स्टेट। स्वतंत्रता के बाद भारत में जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई। खोल दे इसको। स्वतंत्रता के बाद भारत में जन कल्याणकारी शासन की स्थापना की गई, ठीक है। देयर इज अ वेलफेयर स्टेट आफ्टर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो निश्चित रूप से जैसे देखो, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में एक बेसिक डिफरेंस क्या था। स्वतंत्रता के पहले जो सरकार थी उसका मुख्य उद्देश्य था देश से रेवेन्यू कलेक्ट करना, माने गंगा नदी से पानी को निचोड़ना और टेम्स नदी में ले जाकर के छोड़ना, ये उनका काम था। पूरे हिस्ट्री में भाई वेलफेयर टाइप का, लिखित रूप से वेलफेयर टाइप का तो कभी कोई शासन रहा ही नहीं। भाई बहुत कोई अच्छा शासक है तो वेलफेयर करता है, अदरवाइज राजमहल ताजमहल बनाने के अलावा तो कोई दूसरा काम। भाई सेना भी रखी जाती थी इसी बात के लिए, रेवेन्यू वसूलने में हेल्प रहे। और कई बार होते थे जो विदेशी होते थे वो गांव तक पहुंच नहीं पाते थे, और गांव अपनी तरीके से, जैसे मार्क्स कहता है कि इंडिया के गांव एक गणतंत्र की तरह सदियों से चले आ रहे हैं, जिसका कहीं दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास में क्या होता है कि ये जो 2-3 ये तो लेयर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर से आक्रमण होता है या राजा का, तो पहले तो ये राजनीतिक जो पक्ष है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। भाई एक राजा हट करके दूसरा राजा, यही होता है ना। उसके आगे जाते हैं उसी राजनीतिक प्रशासन, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है। उसके बाद जाते हैं तो अर्थव्यवस्था चेंज होता है, इकोनॉमी, आर्थिक एक्टिविटीज चेंज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं, ठीक है, तब फिर सोशल, और उस लास्ट में जाते हैं तो कल्चरल, रिलीजन और ये सब चीजों पे आता है इम्पैक्ट, ठीक है। और भारत में जाएंगे तो बहुत सारे विदेशी आए, तो वो क्या किए, उनका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो यहां तक नहीं आते थे, वो गांव तक पहुंचते नहीं थे। गांव तक उनके पहुंचने का एक ही उद्देश्य होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और बाकी गांव में क्या हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता था, ठीक है। कोई वेलफेयर उनका पर्पस नहीं होता था। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में कहीं पब्लिक जैसे सड़कें होती थी तो उसके किनारे प्याऊ बना दिया, कुछ बना दिया, इस सराय वगैरह बना दिया, यही उनका काम था। लेकिन अदरवाइज गांव की अपनी सभा होती थी, वही सब चंदा करके अपने लिए कुछ कुछ चीजें गांव में वो बना लेते थे, ठीक है। ये होता था। अभी जाएंगे आफ्टर 1947, देयर इज ए वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल में जाएंगे तो प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सब उसमें लिखा हुआ है। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये सब उसमें लिखा हुआ है, किस तरह का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब तरह का। तो इंडिया में अब आपने प्रियम्बल में लिख दिया, आगे भी आपका वही फंडामेंटल राइट्स में भी जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको एक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट 1947 की बात करें तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लैंड हुआ करता था, भूमि। आज भी बिहार में जाओ 88% लोग गांव में रहते हैं। तो और गांव में जीविका का मुख्य आधार क्या है, खेती है।
ठीक है। और ऐसी, और गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ समस्या ये है कि विभिन्न कारणों से वहां पे जो लैंड है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे है। लालू जी एक मांग करते हैं, लालू जी एक मांग करते हैं कि भाई भारत में सही न्याय लाना है तो उसका तरीका क्या है? टोटल लैंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सरकार सारा जमीन क्या करे बिहार की, एक्वायर कर ले और उसको जनसंख्या से भाग दे दे। अभी कैसे, अभी तो बिल्कुल जैसे हुआ कि ब्राह्मण हैं तो जो राजपूत हैं तो भूमिहार हैं तो ये हैं, उस इस तरीके से। भाई जब सब लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं तो इस धरती पर सबका बराबर अधिकार है कि आगे पीछे अधिकार है? बराबर अधिकार है। तो क्या होना क्या चाहिए भाई? टोटल लैंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हो पाएगा ऐसा? कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, लालू जी ने ये बात कही थी कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होता है, लेकिन विभिन्न कारणों से 15 साल रहे तो कर देते हैं, नहीं कर पाते, ऐसा हो नहीं पाता है। देखो उनका सबसे पहले तो उन्हीं का जमीन बढ़ जाता नहीं। आज भारत में जाएंगे, आज बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से एक जमींदार लालू जी का परिवार खुद है। लालू जी के पास समस्तीपुर में और गोपालगंज में और छपरा में कहाँ कहाँ कितना एकड़ जमीन है, इसकी कोई सीमा है? कोई काम कराना हो, एकदम देसी आदमी थे, उनको शेयर नहीं चाहिए था। लालू जी को शेयर नहीं चाहिए था, लालू जी को क्या चाहिए था? जमीन चाहिए था। भाई कोई काम कराना है तो 1 कट्ठा जमीन तुम्हारे पास पटना में हो, हमारे बेटे के नाम कर दो। वो जितने भी काम किए सब काम के बदले में उन्होंने क्या किया? जमीन लिया। ये चीज लालू जी ने किया। तो इस तरह से ये फार्मूला, जो ये तो बोलने वाला फार्मूला था, अगर अदरवाइज लागू करते तो सबसे पहले उन्हीं के यहाँ लागू हो जाता। ठीक है, खैर उसमें जाएंगे। तो एक ये भी मैंने कहा जाए कि आइडियली जैसे स्टालिन के द्वारा रूस में किया गया तो उस तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी आइडियल नहीं था। लेकिन फिर भी एक लेवल तक तो हो ही सकता है कि भाई जो खेती करने वाले लोग हैं उनको जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए चूंकि जमीन भी कई तरह का होता है, कहीं पे 2 फसली भूमि है, कहीं पे 1 फसल है, कहीं पे 2 साल पे 1 फसल है, जो अकबर के समय नहीं बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर, बंजर, इस तरीके से। तो फसल के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होता था ये सब। तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो लैंड रिफॉर्म का पर्पस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप नहीं है, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप है। ठीक है, मैंने जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास भूमि अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। और ये प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जाएंगे तो आर्टिकल 39B(c) में ही इसका प्रोविजन किया गया था कि एज ए नेचुरल रिसोर्सेज फॉर टू एंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी, ठीक है, लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया। माने जो भी देश में लोग रहते हैं उनके पास भूमि एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में, जीविका के आधार के रूप में उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। स्टेट शुड ऐसा किया होता है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जितनी भी बातें हैं सारे के सारे आदर्श के रूप में है, कंपलसरी नहीं किया गया है। राइट टू और उसमें जाएंगे तो वहाँ पे कंपलसरी, उधर जाएंगे तो एक दूसरे साइड में एक राइट टू वेल्थ बिकम फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला और फंडामेंटल राइट दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। और इसलिए सबसे पहले फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो इसी राइट टू वेल्थ वाले मामले में हुआ, और बाद में फाइनली जाकर के 44th में उसको राइट टू वेल्थ को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, जिससे कि लैंड रिफॉर्म के लिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई स्टेप लिया जा रहा है तो उसके लिए कोई आर्टिकल 32 का उपयोग ना करने पाए। ठीक है, तो इस तरह से उसमें किया गया था। तो खैर इस टॉपिक में जाएंगे तो एक तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग कर ही रहे हैं, उसके बाद कई सारी चीज़ें आती जाएंगी। चलिए बाद में इसका वो जो ब्रेकअप है टॉपिक का वो कब लिखवा देंगे। लिख लीजिए, अभी क्या लिखे? अच्छा, की गई है, लिखो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में, इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस टारगेट, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, एज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, भूमि सुधार हेतु कदम उठाया गया है। एज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, स्टेप्स टेकन फॉर लैंड रिफॉर्म। उसमें लिख लो, भूमि सुधार का तात्पर्य के लिए कदम उठाया गया है।
के लिए कदम उठाया गया है। उसमें लिख लो भूमि सुधार का तात्पर्य, द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म का तात्पर्य, उसमें आगे लिखिए भूमि सुधार का तात्पर्य भू स्वामित्व का न्यायपूर्ण वितरण है। द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म इज जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप। भू स्वामित्व का न्यायपूर्ण वितरण है, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप। हाँ, लैंड रिफॉर्म मीन्स वहां वहीं बोल दीजिए कि वो कर दें, धीरे बोलें। क्या लिखे? न्यायपूर्ण वितरण है। ध्यान रखिए हमने क्या कहा, एक कहा जाता है कि कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप नहीं होता है। क्या होता है? जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, माने जो खेती करने वाला व्यक्ति है उसके पास भू स्वामित्व रहना चाहिए। और अदरवाइज जाएंगे तो क्या हो गया, इंडिया में जाएंगे तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या इवन ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप हो गया था। भाई आप इतिहास में जाएंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति में जाएंगे, उसमें तो दो चीज होता था जिसको भविष्य की संपत्ति माना जाता था। कौन सा? एक लैंड और दूसरा गोल्ड। और ये दोनों के दोनों सांस्कृतिक परंपरा के अकॉर्डिंग एक बड़े वर्ग को छूने का अधिकार नहीं था। लैंड का मालिकाना नहीं होता था, ठीक है। और सोना, अगर सोना कोई नीचे छू देगा तो फिर पंडित जी कैसे छुएंगे उसको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ये दो स्थायी संपत्ति थी और ये दोनों पर मालिकाना नहीं था, दोनों को छूने का। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जजमनी का व्यवस्था टाइप का बन गया था कि भाई एक लैंड ओनर होंगे बीच में और उनके साथ बहुत सारी जातियां होंगी जो अपने बार्टर सिस्टम टाइप में अपनी सेवाएं, और इसमें कोई मोल तोल नहीं होगा, ठीक है। ये जो किसान है वो खेती कर रहे हैं और जितनी सेवा देने वाली जातियां हैं और सब अपनी सेवाएं देंगी साल भर, और बदले में जो फसल होगा उसमें से उनको हिस्सा दिया जाएगा। और ये पूरा सिस्टम इंडिया में, पूरा इंडिया का जो सोसाइटी था वो उसको बोलते हैं जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम पे जब इस जजमानी सिस्टम में कैश आ गया, नगद आ गया, तो ये जजमानी सिस्टम गांव में टूट गया। अब बाल काटने का काम, पैसा दीजिए बाल काटेंगे। पहले क्या होता था, बाल काटेंगे सालों भर, खेत में से हिस्सा दे देंगे, फसल में से हिस्सा देंगे। इसको बोलते थे जजमनी का सिस्टम। एक सेंट्रल होते थे, उसके अराउंड होता था। तो इसमें जाएंगे, ठीक है, लिखें तो इसमें न्यायपूर्ण वितरण माने जो खेती करने वाला है तो कुछ कारणों से, अच्छा पैरा चेंज करके देखो भूमि सुधार भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, प्रमुख उद्देश्यों में, जिसे 2013 में विच वाज आइडेंटिफाइड बाई देन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश, जिसे 2013 में तब के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के द्वारा निर्धारित किया गया, वाज देन जयराम रमेश। फर्स्ट लिखिए, आर्थिक न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, टू एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस क्या बताओ, सुनिश्चित करना, टू एंश्योर, बैठना है, क्या लिखे, आर्थिक न्याय के माध्यम से एक सामाजिक न्याय, ठीक है, समझ गया। क्या लिखा, आर्थिक न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दूसरा लिखे सेकंड, टू एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस थ्रू इकोनॉमिक जस्टिस। अगला, SC ST की भूमि की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ SC ST लैंड। नेक्स्ट, महिलाओं की भू स्वामित्व को बढ़ाना, हाँ थर्ड, ठीक है, टू इनहेंस लैंड ऑनरशिप ऑफ विमेन।
महिलाओं की भू स्वामित्व को बढ़ाना। नेक्स्ट, ग्राम सभा की जमीन की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ लैंड ऑनरशिप ऑफ, सिक्योरिटी ऑफ ग्राम सभा लैंड, ग्राम सभा की जमीन की सुरक्षा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बैंक का निर्माण, टू क्रिएट लैंड बैंक इन रूरल एरियाज। क्या प्रैक्टिकल मीनिंग हुआ इसका? ये ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड बैंक का निर्माण, भाई एससी एसटी की भूमि के साथ क्या था? जैसे कई सारे एरिया, जब अब तो हो गया है वैसे, बिना डीएम के परमिशन के आप एससी एसटी की जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। ये आप कोल्हान वगैरह में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, पलामू एरिया में जाएंगे, चाहे बस्तर वगैरह में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते थे, चाहे यहाँ पे उधम सिंह नगर में जाएंगे तो थारू और भोक्सा जनजाति होती थी। ये जो पाकिस्तान से जो सिख माइग्रेट करके आए तो उनको वहाँ बसाया गया, सरकार ने उनको वहाँ बसाया, क्योंकि इस तरह के माइग्रेंट्स को लेकर के कई बार जब आते हैं तो लोकल लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहराइच में देखेंगे कि सिख बहुत हैं, ठीक है, जहाँ पे पीलीभीत और बहराइच, पीलीभीत में जहाँ से मेनका गांधी, अभी वरुण गांधी जहाँ से सांसद हैं, तो वरुण गांधी, मेनका गांधी इसलिए सांसद वहां से है कि मेनका गांधी सिख हैं, ठीक है, मेनका गांधी ओरिजिनली सिख हैं, तो इसलिए उनका, तो वो एरिया में उनको वोट मिलता है। उधम सिंह नगर है, तो ये क्या होता है कि जब वहां से आए तो उनको वहां बसाया गया। उस तरह से बस्तर में, बस्तर के पास से ये जो कमलनाथ का एरिया है, वो कौन सा एरिया है वहाँ पे, चाहे झारखंड में जाएंगे तो जो पलामू है, पलामू, डाल्टेनगंज और पलामू वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या करते थे कि मैंने एक पाउच शराब पिला करके और उनकी कई कई बीघे, कई कई एकड़ जमीन अपने नाम करा लेना। और इस तरह के जो साहूकार थे वो इन क्षेत्रों में, नहीं तो पता चला कि ये जनजाति बहुल एरिया में, ट्राइबल डोमिनेटिंग एरिया में ये कहाँ से पहुंच गए। तो झारखंड में ये नियम लागू है कि बिना डीएम के परमिशन के आप एससी एसटी की जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, वो नहीं बेच, नहीं तो इस तरह पता लगे सत्तू खिला करके बेचारा कई दिन से भूखा है, उसको इस तरह से खिला के उसका जमीन अपने नाम करा लिए। ये थारू भोक्सा जनजाति जो उधम सिंह नगर में है, ठीक है, बाजपुर वगैरह का, काशीपुर बाजपुर का एरिया है, यहाँ पे आपको भारी संख्या में इस तरह के लोग दिखेंगे। इन लोगों ने ऐसा ही किया। तो अभी जो ये जयराम रमेश के द्वारा 2013 में जो एक उधर से छत्तीसगढ़ से ही एक वो चला था, रैली चली थी, बड़े सारे जनजाति दिल्ली मार्च की तरफ आए थे, तो उन लोगों को फिर रोक करके और सरकार ने ये लैंड रिफॉर्म के लिए एक अपना ऑब्जेक्टिविटी डिक्लेयर किया था कि हम लेके आएंगे, तब तक उनकी सरकार बदल गई, हो नहीं पाया वो। तो उन्हीं में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड बैंक बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं खेती नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं अपना खेत क्या करूँगा, उस बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। जिसको वहां से लेना है खेत, खेती करने के लिए, वो उस लैंड बैंक से खेत लेकर के खेती करे। फायदा क्या होगा इससे, जिसने जमा दिया है उसका लीगली सिक्योर है वो, और जो ले रहा है भाई, जो कमिटमेंट करके ले रहा है, उसको वो चीज भुगतान करना पड़ेगा। ये चीज हुआ। एक और है, गांव में जाएंगे तो चीनी मिल, बिहार में विशेषकर चीनी मिल और मंदिर, ऐसे मंदिर और मठ जो होते हैं, इन मंदिर मठों के पास बहुत जमीन है, कई सारे मंदिर मठ हैं जिसको लोगों ने उस तरह से उसको कब्जा कर लिया है। 5-5 हजार एकड़ जमीन है, 500-500, जैसे नहीं आप सुनते हैं कि शैलेंद्र शासक ने नालंदा में इतने 500 गांव खरीद करके इनको दिया, ठीक है। तो पहले परंपरा होती थी, क्योंकि मंदिर उस एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस होता था, और मंदिर के बारे में कहा जाता था कि कोई भी आदमी वहां से भूखा नहीं जाना चाहिए। अभी जो सिखों की स्थिति है कि भाई गुरुद्वारे में खाना खाने के समय अगर आप चले जाएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं जाएगा, तो ये हाल पहले मंदिरों के साथ होता था। और मंदिरों का खर्चा कैसे चलेगा, इसके लिए लोग क्या करते थे कि जो उस जमींदार होते थे या कुछ इस तरह के लोग होते थे, तो 52 बीघा दे दिया मंदिर को दान, 50 बीघा दे दिया, 10 बीघा दे दिया, तो इस तरह से मंदिरों के पास बहुत जमीन है। तो डी बंदोपाध्याय कमेटी ने बिहार में रिकमेंडेशन दिया कि इनके पास 15 एकड़ जमीन छोड़ करके बाकी सारा जमीन इनका ले लिया जाना चाहिए। अब साउथ वगैरह में जाएंगे तो जैसे तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, या भी आप देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल है, इस तरह के जो बहुत, जब इनके पास अकूत संपत्ति है, बहुत सारे इनके पास पैसे हैं, तो इनके पैसे का क्या किया जाए। चाहे यहाँ जाते हैं तो अभी सरकार ने क्या किया कि बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चाहे उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं, 4 धाम में जितने भी आते हैं, सबको उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। नहीं तो पहले जो पंडा होते थे वो सारा लेकर के, अब पता लगा कि उस पैसे का कोई इन टोटलिटी कोई डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता था। सरकार द्वारा जो अपॉइंटेड ट्रस्टी हैं वही सारे मंदिरों की देखरेख करेंगे।
और फिर उस तरीके से उनका उपयोग होगा, हिसाब किताब होगा, सरकार के पास से रहेगा। तो ये चीज़ कर लिया गया। तो अभी जयराम रमेश ने ये भी सुझाव एक दिया कि मंदिर और मठ के जो जमीन है, इन जमीन को भी क्या किया जाए, इनसे उनके जमीन को किराए पर उनसे लिया जाए, लीज पर उनसे ले लिया जाए। इन्होंने सुझाव दिया कि जब्त नहीं किया जाए, क्या किया जाए, जबकि डी बंदोपाध्याय ने किया कि 15 एकड़ से ज्यादा अगर जमीन इनके पास है तो इनकी जमीन को जब्त कर ली जाए। जो चीनी मिल है, चीनी मिल को भी गन्ना की खेती करने के लिए इनको कई कई हजार एकड़ जमीन इनको दिया गया, और वो चीनी मिल बंद हो गया है। तो चीनी मिल तो बंद हो गया, उसका जमीन क्या हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उसमें भी है कि ये सारे इनकी जमीन को इनसे जब्त कर ली जाए, चीनी मिल के पास 15 एकड़ से ज्यादा की जमीन ना छोड़ी जाए। तो ये भी इन्होंने कहा। तो उसी में एक लाइन लिख लो, देखो, मंदिर एवं मठों की जमीन को किराए पर लेना, रेंटिंग ऑफ, या टू प्रोवाइड लैंड ऑफ टेम्पल एंड टेम्पल्स लैंड, टू प्रोवाइड टेम्पल लैंड ऑन लीज और रेंट। मंदिर एवं मठ की जमीन को क्या देना, किराए पर देना, ठीक है, इत्यादि। एक लाइन और लिख दीजिए, लिखो, औद्योगिक जमीन के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल लैंड, नया भूमि अधिग्रहण कानून लाया जाना, टू ब्रिंग न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब इसी में एम एस स्वामीनाथन ने क्या कहा है, एम एस स्वामीनाथन ने कि हर जिले में कृषि क्षेत्र अलग होना चाहिए। जैसे पहले होता था कि भाई इंडस्ट्रियल क्षेत्र अलग होगा, माने एक एरिया होगा जिसको कि जिसके लैंड यूज को कानून के अनुसार किस पर्पस के लिए कर दिया जाएगा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई लैंड यूज का वो जो बच गया वो सब एग्रीकल्चर पर्पस है। अब इन्होंने क्या किया, इनका सुझाव था स्वामीनाथन का कि हर जिले में एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई डिमार्केट कर दिया जाए जहां पे केवल और केवल क्या होगा, खेती ही होगा। वो जमीन कभी सेक्टर में नहीं कटेगा, कभी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, कभी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन का लैंड रिफॉर्म के प्रोसेस में एक था। तो उसी में एक लाइन लिख दो, प्रमुख कृषि विज्ञानी, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन suggested agro zone in every district, a defined agro zone in different districts in every district। प्रमुख कृषि विज्ञानी एम एस स्वामीनाथन के द्वारा सभी जिलों में परिभाषित कृषि क्षेत्र का सुझाव दिया गया है, कृषि क्षेत्र का सुझाव दिया गया है। पैरा चेंज करके लिख दीजिए, देखो, भूमि सुधार के अनेक लाभ भी हैं। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार के अनेक लाभ भी हैं। There are various benefits of land reform.